क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। आंगन में शौचालय नहीं बनाएंगे, घर में शौचालय नहीं बनाएंगे। शौचालय निर्माण के वक्त जिस की बात हम लोग करते थे कि यदि नहीं बनाएंगे तो बीमारी फैलेगी, यदि उसका स्थायित्व नहीं करेंगे तो महामारी फैलेगी। नमस्कार, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नालंदा जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, जो स्वच्छता के कार्यों को यहाँ जमीनी स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं सर। धन्यवाद संजय जी। मैं राजीव रंजन, जिला समन्वयक सह संयोजक जिला जल स्वच्छता समिति नालंदा के पद पर कार्यरत हूँ। और स्वच्छता के क्षेत्र में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहें तो लगभग 10 से 12 सालों का रहा है। और वर्तमान में मैं अभी नालंदा जिले में स्वच्छता के प्रोग्राम को भी जमीनी स्तर तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। सर, नालंदा में ऐसे स्वच्छता को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप लोग सर विशेष किस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी नालंदा स्वच्छ बना रहे हैं? तो सबसे पहले नालंदा में स्वच्छता के काम को समझने के पहले ये प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है क्या। देखिए, प्रथम चरण जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो आया, तो इसमें शौचालय निर्माण की बात की गई थी, और जिसमें हर घरों को स्वच्छता के आयामों को आच्छादित करने के लिए शौचालय निर्माण से आच्छादित किया जाता था। इसे फेज 1 चूंकि 2019 में समाप्ति थी, और तब तक हम लोगों को एक बेसिक चैलेंज था हम लोगों के सामने कि लोगों को स्वच्छता के रूप को अपनाने के लिए हर घर में शौचालय निर्माण हम लोगों को करवा देना। हमारी लड़ाई जो थी, व्यवहार परिवर्तन से बड़ी बात थी कि हमारे लिए एक संस्कृति परिवर्तन की बात थी। चूंकि हमें जो विरासत में जो मिला था, खुले में शौच जाना, ये हमारे लिए बेसिक चैलेंज था। लोगों को अवेयर करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो संस्कृति, अब आप कहेंगे कि संस्कृति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। आंगन में शौचालय नहीं बनाएंगे, घर में शौचालय नहीं बनाएंगे, शौचालय का निर्माण ही नहीं करेंगे, बहू बेटी भी जाएंगी तो बाहर ही जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई उस संस्कृति से थी जिसको हमें बदलने का प्रयास किया था। फेज 1 को जब हम लोगों ने वो कंप्लीट करते हुए सभी घरों में लगभग 100% घरों में शौचालय निर्माण करवाया, और 19 में हम लोगों ने जिले को, प्रखंड को और पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया। अब बात आई, जब प्रथम फेज कंप्लीट हुआ तो दूसरे फेज का आगमन हुआ। ये एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल इस कारण से था कि पहले फेज में सिर्फ शौचालय निर्माण की बात थी, जो कि एक छोटा पहलू था। द्वितीय फेज आने के बाद ये एक बड़ा आयाम, विस्तृत आयाम के रूप में उभर कर आया। इसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई। ये एक नया बिंदु था लोगों के लिए ये समझ पाना कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पे क्या कार्य करेगी। इसमें मुख्यतः 2 कंपोनेंट, 2 पहलू रखे गए। इसके इस विस्तृत आयाम के 2 पहलू साबित हुए। पहला था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा था तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसके लिए आवश्यक था कि ग्राम पंचायत के माध्यम से सबसे पहले ये प्लानिंग हो जाए कि भाई स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें बेसिक नेसेसिटी किन किन बातों की होगी ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसके लिए हम लोगों ने विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप ग्राम पंचायत से डीपीआर का निर्माण करवाया। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ग्राम पंचायत ने ये डिटेलिंग करके हम लोगों को जिला को उपलब्ध कराया, प्रखंड के माध्यम से, कि हमें स्वच्छता के पहलुओं को आच्छादित करने के लिए कितने मैन पावर की आवश्यकता होगी। ये एक बेसिक चैलेंज था, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने स्वच्छाग्रहियों की भूमिका को समाहित किया था अपने फेज 1 में, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए था, शौचालय निर्माण तक ही था। इसमें उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका उभरी, और स्वच्छाग्रहियों को हम लोगों ने स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में चयन करने का हम लोगों ने उस पर कार्य किया। तो ग्राम पंचायत से जो डीपीआर बन करके आया, उसके आलोक में उसकी स्वीकृति मिली, और इसके तहत हर घर के घरेलू स्तर पे 2-2 डस्टबिन का वितरण किया गया।
डस्टबिन वितरण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि यह एक हमारे लिए सिंबॉलिक माध्यम था कि हर घर को ये जागरूक कर सकें कि भाई स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोग काम करने जा रहे हैं। लोगों में ये टेंडेंसी पैदा करना था कि भाई डस्टबिन आपके लिए एक सिंबल है कि आप गीले कचरे को कहाँ रखेंगे, हरे कचरे को कहाँ रखेंगे। क्योंकि ऐसे अगर मौखिक तौर पर अगर बात करते हम तो शायद वो इन बातों को समझ नहीं सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने उनमें घरेलू स्तर पर डस्टबिन का वितरण किया और साथ ही लोगों से यह अनुरोध किया कि जो 2 डस्टबिन जो उन्हें दिए गए हैं घरेलू स्तर पे ही उसका कचरे का पृथकीकरण करते हुए वो हमारे स्वच्छता मित्रों को प्राप्त हो सके। दूसरी बात थी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन होने के बाद, डीपीआर बनने के बाद आवश्यक था कि ग्राम पंचायत स्तर पे व्हीकल की आवश्यकता थी, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता थी। इसके लिए हर ग्राम पंचायत पे एक ई रिक्शा और वार्ड स्तर पे पैदल रिक्शा का ये क्रय हुआ और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही वो क्रय हुआ और इसका एक रूट मैप निर्धारित किया गया कि इस रूट मैप के अनुसार प्रतिदिन सुबह के 6 बजे से 8 बजे तक घरेलू स्तर पे जितने भी पृथकीकरण किए हुए कचरे होंगे उनको संग्रहित करके हमारे स्वच्छता मित्र वहां से कलेक्ट करेंगे और WPU पे वो जाकर के ई रिक्शा के माध्यम से वो जाकर के वहां पे इकट्ठा होगा, जिसके बाद WPU पे हमारे स्वच्छता मित्र जो होंगे उसका पृथकीकरण करेंगे और उसके उपरांत हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो होंगे तो 2 तरीके से हम लोगों ने वहां पे सेग्रीगेशन किया, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। गीला कचरा का हम लोगों ने कंपोस्टिंग के रूप में कार्य किया, जो खाद के रूप में हम लोगों ने उसे बनाया। अभी हमारे यहाँ नालंदा जिला में परवलपुर में अभी हमारे यहाँ वर्तमान में बहुत अच्छी खासी संख्या में हम लोगों ने जैविक खाद का निर्माण किया है और प्राथमिकता के आधार पे अभी हम लोगों ने ग्रामीणों को, स्थानीय स्तर के किसानों को उपलब्ध कराया है कि आप अपने पैदावार में इसका इस्तेमाल करें और इसकी उपज में बढ़ोतरी का आकलन कर सके। दूसरा था जो सूखा कचरा प्लास्टिक के लिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करने के बाद के साथ ही हम लोगों ने पूरे जिले के स्क्रैप डीलर के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन लोगों का नंबर वगैरह सब फ्लैश किया गया, पोर्टल पे भी अपलोड किया गया और उन लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद जो गाँव में जो सूखा कचरा प्लास्टिक के रूप में आता है उसके लिए उन लोगों के साथ बात करके और एक एग्रीमेंट बनाया गया उस PWMU को संचालित करने के लिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई को संचालित करने के लिए। इसके तहत 3 तरीके की मशीन्स वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड कराया उन लोगों को, श्रेडर मशीन, बेलर मशीन और ये डस्ट रिमूवर मशीन, जिसके आधार पे सॉलिड और सॉलिड की बात हम लोगों ने सॉलिड के प्रबंधन की बात की। दूसरा था तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वैसे लोकेशंस को चयनित किया गया जहां पे घरों से निकलने वाले पानी ओपनली वो फैले हुए थे, स्कैटर्ड वे में फैले हुए थे। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि भाई ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा उसमें कहीं ना कहीं चौकिंग के कारण ये समस्या सबसे पहले आती है। तो उसके लिए जंक्शन चैम्बर का निर्माण करवाया गया ड्रेनेज सिस्टम के लिए। साथ ही जो गांव के कस्बों के पानी जो थे एक समाहित होकर के समेकित रूप से जाकर के कहीं ना कहीं ओपन रूप में वो गिरते थे, तो वहां पे हम लोगों ने उसके लिए भी सोख्ता का निर्माण करवाया। इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप सोख्ता का निर्माण करवाइए। तो ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ये हम लोगों ने अभी वर्तमान में काम किया। सर, आपके जिला में खासकर जिले में तुलसीगढ़ में मध्य विद्यालय की हमेशा चर्चा होती है। सर, उस विद्यालय की सच्ची सहेली कच्छ के बारे में हमेशा बात होती है। सर, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें सर, ये है क्या? हाँ, बिल्कुल संजय जी। देखिए, ये ऐसा है कि तुलसीगढ़ मध्य विद्यालय जो है ये हमारे चंडी प्रखंड अंतर्गत एक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, जहाँ पे हम लोगों ने एक इनिशिएट किया था। मतलब जब महामारी का जो समय छात्राओं में, बच्चियों में होता है, उसके संदर्भ से संबंधित है ये। तो जो हम लोग स्वच्छता के आयामों को लेकर के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, अन्य लोगों के साथ, सोसाइटी मेंबर्स के साथ जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो उसी दौरान हम लोग अपने स्कूलों को भी चिन्हित करते हैं। तो इसकी शुरुआत उसी समय हुई जब हम लोग उस विद्यालय में गए और लगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा प्रकरण उस समय वाक़या हुआ कि मतलब
मासिक धर्म की कुछ बात आई थी उन समय बच्चियों में, तो उसी समय 2023 के आसपास की ये बात थी। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि जिला स्तर से क्यों नहीं हम लोग एक प्लान आउट करें कि उस दौरान जो मासिक धर्म का जो समय होता है बच्चियों में, विद्यालय में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चियां घरों में रह जाती है, विद्यालय छोड़ देती हैं, जा नहीं पाती हैं। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने और विद्यालय प्रबंधन की जो टीम थी उसके साथ हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित किया और एक कमरे को हम लोगों ने एक उस दौरान के लिए एक सच्ची सहेली कक्ष के रूप में उसको डेवलप किया गया कि अगर विद्यालय जाने के क्रम में, पठन पाठन के क्रम में अगर किसी बच्ची को इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो वो निसंकोच होकर के अपनी शिक्षिकाओं से संपर्क करे और उस दौरान उस कक्ष में वो आराम कर सके और तब तक वो आराम कर सके जब तक कि उनके सेहत में सुधार ना हो सके। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि उस विद्यालय की जो महिला शिक्षिकाएं थी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और वर्तमान समय में अगर आप वहां पे जाइएगा, जैसा कि आपने कहा कि बहुत चर्चा में रहता है ये, तो वर्तमान समय में आप जाइएगा और वहां पे अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी की अगर बात कीजिएगा तो शिक्षिकाएं बच्चियों में भी इस तरीके का अवेयरनेस है कि वो इसे बुरा नहीं मानती हैं, वो इसे शर्म नहीं मानती है, शर्म का विषय नहीं मानती हैं। वो जानती हैं कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि हर महिला, हर स्त्री इससे गुजरती है। तो शिक्षिकाओं का बहुत उसमें सपोर्टिव रोल रहता है। वहाँ पे उस कमरे का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरीके से तैयार किया गया है। उन्हें सैनिटरी पैड वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है और उस दौरान उन्हें एक बेड भी मुहैया कराया जाता है, पंखा वगैरह की सुविधा लगी हुई है ताकि वो ड्रॉप आउट जो होता है बच्चों में वो ना हो सके, वो विद्यालय कंटिन्यूटी के साथ करके अपना पठन पाठन। सर ये बहुत अच्छा पहल है आपका सच्ची सहेली कक्ष को लेकर, ये बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। मुझे लगता है कि इसे हर स्कूल को अपनाना चाहिए सर। और हम और ये सर लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि आने वाले समय में स्वच्छ नालंदा को और स्वच्छ बनाने के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, कोई नया इनोवेशन है जिस पर सर हमें कुछ बताया। देखिए, स्वच्छ नालंदा की जो बात है और जो परिकल्पना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अगर बात कहें तो हमारा पंच लाइन भी है निर्मल नालंदा, ये हमारा पंच लाइन भी है, हम लोगों ने ये डेवलप किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ग्रुप भी बनाया है इस तरीके से जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें हम लोग तो जो फेज 1 में जो शौचालय की बात की थी हम लोगों ने और फेज 2 में जो उसके निरंतरता की बात की थी, तो सबसे पहली बेसिक जरूरत हमारी यही है कि उस निरंतरता के साथ स्थायित्व बना रहे। शौचालय निर्माण के वक्त जिस की बात हम लोग करते थे कि यदि नहीं बनाएंगे तो बीमारी फैलेगी, यदि उसका स्थायित्व नहीं करेंगे तो महामारी फैलेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हर घर में शौचालय का निरंतर इस्तेमाल हो, वो डिफंग नहीं। साथ ही साथ कई ऐसे महादलित टोला या सार्वजनिक जगह या धार्मिक स्थान हैं जहां पे अभी भी निजी स्तर पर शौचालय निर्माण नहीं हो सका है। इसके लिए हम लोग अभी वर्तमान में प्रयासरत हैं कि इसका आच्छादन हम लोग सामुदायिक स्वच्छता परिषद के माध्यम से उसका आच्छादन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पे हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स हम लोग कहाँ हम लोग जगह आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और अभी जो वर्तमान में हमारे कुछ एक प्रखंडों में हम लोगों ने जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण करवाया है उसको हम लोगों ने गूगल मैप पर भी उसको डाला है। ये गूगल मैप पे डालने का मुख्य मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, राहगीर हो, वहाँ का ग्रामीण हो या कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से गुजरे और उसे इस विषम परिस्थिति से यदि गुजरना पड़े तो वो उस ऐप पर सर्च करके और कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का सर्च कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। वर्तमान में साथ ही साथ हम लोग उसको पे एंड यूज मॉडल पे भी लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों में ये एक मैसेज जाए कि भाई इसके रख रखाव के लिए भी हम लोगों की ही सहभागिता अनिवार्य है। तो ये हम लोगों के लिए एक बेसिक टास्क है जो हम लोग शौचालय निर्माण जो करवाया उसके कंटिन्यूटी, उसके निरंतरता और उसके स्थायित्व को मुख्य हम लोगों ने अपने एजेंडा में बना करके रखा है। और यही आम जनता से भी हम लोग अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं
कि आप शौचालय का निरंतर उपयोग करें और अपने देश को, जिले को, प्रदेश को खुले से शौच मुक्त घोषित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपका आपने भी धन्यवाद। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सर आप निरंतर अपने कार्यों से स्वच्छ नालंदा की कार्यों को लगातार बनाए रखेंगे और आपके प्रयासों से नालंदा स्वच्छ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।